आदाब, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और महाभारत तो लगी हुई है सब जगह। कहीं छोटे लेवल पे लड़ाई हो रही है, कहीं बड़े पे हो रही है लेकिन सब जगह महाभारत चल रही है। आज का हमारा टॉपिक है मॉब लिंचिंग। और मॉब लिंचिंग क्या होती है? मॉब लिंचिंग उसे कहते हैं कि जब लोगों की भीड़ या समूह किसी एक या एक से ज़्यादा लोगों को इतना मारे कि वो वहीं मर जाए, या इतना मारे कि उसे जब हॉस्पिटल लेके जाएं तो वहाँ उसकी मृत्यु हो जाए। इसे मॉब लिंचिंग कहते हैं। और सही मायनों में अगर आप माने तो किसी धर्म और जाति की पहचान जब किसी समूह को हो जाती है तो उसको मॉब लिंचिंग कहते हैं। यानी बच्चा चोरी के इल्ज़ाम में किसी को पकड़ लिया है और उसको मार रहे हैं और उसका नाम पूछा और उसने अपना नाम बताया। उसका नाम सुनने के बाद भीड़ को इतना गुस्सा आया कि उसने अपना गुस्सा जो है उसके ऊपर उतार दिया और वो वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई, उसको डेड हो गया। उसको मॉब लिंचिंग कहते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मॉब लिंचिंग होती क्यों है, मतलब ऐसी घटना क्यों होती है इस देश के अंदर कि कुछ लोग मिलके एक या एक से अन्य लोगों को मार देते हैं। तो नंबर एक, नफ़रत की राजनीति। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो नफ़रत की राजनीति है, पॉलिटिक्स है, जिसमें लोगों को ऐसे फीडअप किया जाता है कि कुछ लोग जो है वो उग्र हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। और अगर उनको एक आदमी या एक से अन्य आदमी ऐसी जगह मिल जाते हैं जहाँ उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने ये कोई काम किया है या उस शक में भी, तो वो पुलिस को और कानून की सहायता नहीं लेते और वो खुद ही अपने हाथ पैरों से इतना उसको मारते हैं कि वो आदमी जो है वो वहाँ मर जाता है या वो बाद में हॉस्पिटल में मर जाता है। नंबर दो, आपसी समुदायों में विश्वास की कमी। जब दो समुदाय में या दो से अधिक समुदायों में आपस में विश्वास की कमी हो जाती है तब भी ये संघर्ष जो है वो हो जाता है। जैसे हमने मणिपुर में देखा कि वहाँ पर आपसी समुदाय जो है सालों से रह रहे हैं और संघर्ष रहता है, कभी कम रहता है, लेकिन कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो खूनी जो है वो संघर्ष हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ जो है वो मॉब लिंचिंग पे होता है। नंबर तीन, समाज में व्याप्त गुस्सा। ये सबसे ज़्यादा बड़ा एक कॉज है जिसकी वजह से मॉब लिंचिंग होती है, क्योंकि हम लोग आम इंसान हैं, सब लोग आम इंसान हैं, चाहे कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, सबकी बेसिक नीड एक है। हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा जो है उसकी स्कूल की फ़ीस अच्छी हो, मतलब वो दे पाए उसे एक अच्छे स्कूल की फ़ीस। कहीं ना कहीं सबके घर में कोई ना कोई बीमार है, वो उसका इलाज अफोर्ड नहीं कर पा रहा। आदमी अनएम्प्लॉयड है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है और वो चाहता है ज़्यादा पैसे कमाना, लेकिन नहीं आ पा रहे। महंगाई इतनी ज़्यादा है जिसकी हद नहीं है, आदमी अच्छा खा नहीं पा रहा, अच्छा पहन नहीं पा रहा। हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना ईएमआई पे जो है वो है, ईएमआई उसकी नहीं जा पा रही। तो हर आदमी कहीं ना कहीं गुस्से में है, परेशानी में है। और हम लोग ये रोड्स पे देखते हैं, जब हम लोग रोड्स पे चलते हैं हर आदमी गुस्से में जा रहा होता है, एक दूसरे से लड़ रहा होता है, झगड़ रहा होता है, जल्दी में होता है, जा रहा होता है। तो सबसे बड़ा इसका कारण मुझे लगता है ये है कि लोगों के अंदर पहले से बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उनको गुस्सा कहीं ना कहीं निकालना है। तो जब एक दो आदमी फंस जाते हैं कहीं पे तो वो भीड़ उस पर अपना गुस्सा निकाल देती है। नंबर चार है अफवाह और जागरूकता की कमी। मतलब जब अफवाह फैलती है, जैसे असम में हमने देखा था कि वहाँ सोशल मीडिया पे अफवाह फैल रही थी कि बच्चा चोरी हो रहा है, बच्चा चोरी हो रहा है, और दो तीन लोगों को पकड़ लिया और भीड़ ने इतना मारा कि वो बेचारे जो है वो वहीं पे मर गए। नंबर चार है तकनीक का दुरुपयोग। तो जो मिस यूज़ ऑफ दिस सोशल मीडिया वो बहुत बड़ा एक कॉज है, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो, कि वहाँ से एक जो मैसेज फ्लो होता है और वो एकदम से फैलता है और लोगों का रिएक्शन सबका अलग अलग होता है। और जहाँ 10-20 लोग एक सोच के इकट्ठा हुए और उन्होंने जो है वो अपना बल प्रयोग करना शुरू किया बिना सोचे समझे कि इसका क्या परिणाम होगा। इसका एक और बड़ा रीज़न है, पांचवा रीज़न है पलायन, स्थानांतरण। जब लोग अपनी अपनी गरीबी, अपनी परेशानी, अपनी भुखमरी के मारे अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं तो दूसरी जगह वाले उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि वो उनको जानते नहीं हैं। अपनी जगह पे तो सबको जानते हैं कि भाई बाप दादा घर परिवार सबको सब पता होता है, लेकिन जब वो नई जगह जाते हैं तो लोग उनको जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। वहाँ कन्फ्यूजन में कहीं ना कहीं वो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, फंस जाते हैं और उनके साथ जो है वो लिंचिंग हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा जो रूट कॉज है जो मुझे लगता है वो है मेन स्ट्रीम मीडिया।
मीडिया रोज़ शाम में कुछ लोगों को लेके बैठ जाती है, एक एजेंडा होता है और उसके ऊपर जो डिबेट शुरू होता है और लोगों को वो कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रही होती है, उसके अंदर गुस्सा भर रही होती है अननेसेसरली टॉक के अंदर, और जो मैसेजिंग होती है वो बड़ी ख़राब होती है, तो विच इज़ नॉट गुड। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एक और है वो है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं मुझे लगता है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग मानसिक रूप से एजुकेटेड नहीं हैं। उसमें टॉलरेंस की कमी है, उसमें पेशेंस की कमी है, और ये भी हम लोग ड्राइविंग्स में देखते हैं कि आप हो सकता है बहुत बड़ी गाड़ी से जा रहे हो और आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, लेकिन आपकी जो ड्राइविंग स्किल्स हैं उसके अंदर पेशेंस नहीं है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपके अंदर टॉलरेंस नहीं है, का मतलब आप एक एजुकेटेड आदमी नहीं हैं। तो ये भी बहुत बड़ी कमी है। अच्छा, इसका फ़र्क क्या पड़ता है? ये जो पूरा जब मॉब लिंचिंग होती है तो आपको क्या लगता है खाली उस एक आदमी पे फ़र्क पड़ा, उस एक फैमिली पे फ़र्क पड़ा? ऐसा नहीं है, वो पूरे देश पे फ़र्क पड़ता है और पूरी दुनिया पे फ़र्क पड़ता है, पूरे देश का नाम ख़राब होता है। इसमें पहले नंबर पे हम रखेंगे वो जो पीड़ित है, उसकी जो वर्ग है, उसका जो जाति है, उसका जो धर्म है, उसके पूरे समुदाय के ऊपर एक विश्वास की कमी आती है। उनको ऐसा लगता है कि शायद हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं और हम सुरक्षित नहीं हैं और हमारे हितों का जो है हनन हो रहा है, हमारे राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये फीलिंग डेवलप होती है, और विच इज़ नॉट गुड एट ऑल फॉर डेमोक्रेसी। ये बात किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, इससे कुछ संगठन को लाभ होता है, इसलिए वो इस चीज़ को प्रोवोक करते हैं, इस चीज़ को प्रोपगेट करते हैं और इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इससे समाज और देश की एकजुटता जो है वो प्रभावित होती है। मतलब आप लोग जानते हैं कि इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती है गंगा जमनी तहज़ीब, कि यहाँ पे हिंदू और मुसलमान एक साथ रहता है, सारे धर्म सारे जाति के लोग एक साथ रहते हैं, हज़ारों बोली बोली जाती है, हर 100 किलोमीटर के बाद बोली, खाना, पहनावा सब बदल जाता है, भले चाहे उसका धर्म कोई सा भी हो। तो ऐसे देश के अंदर आपस में बड़ी मोहब्बतें होती हैं, और उसमें उसको बांटने और उसके तोड़ने की जो है ये चीज़ बड़ी बड़ी गलत है। अगर फाड़ आ जाएगा तो हर किसी को दिक्कत होगी। ये हमारे विदेशी और घरेलू आर्थिक निवेशों पे भी फ़र्क डालता है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो चाहते हैं सेफ़ और सिक्योर और लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंट, ताकि वो पैसे लगाएं और उसके पैसे आसानी से डबल हो सकें या और बढ़ सकें या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं इंटरनेशनली, जो FDIs वाले वो वाले हैं, जो और जो लोकल हैं अपने देश के हैं, वो चाहते हैं कि यार सब कुछ बढ़िया ठीक ठाक चले और काम धंधा जो है बढ़िया चलता रहे। इससे एक और सबसे बड़ी फ़र्क पड़ता है कि जो व्यवस्था है उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है। मतलब इंटरनेशनली आप देखेंगे जब ऐसे कई सारी घटनाएं बहुत तेज़ी के साथ होती हैं तो देश की रेटिंग जो है वो नीचे जाती है, देश की रेटिंग पे फ़र्क पड़ता है, और ये चीज़ सही नहीं है। मतलब ये चीज़ कहीं से भी अच्छी नहीं है। हमारी एजेंसीज़ जो होती हैं जैसे लाइक पुलिस है और जुडिशरी है और मशीनरी है, वो इन फालतू के कामों में उलझ जाती है, ज़्यादा फंस जाती है और अपना मेन फ्रेमवर्क जो है वो नहीं कर पाती। इससे एक दुष्प्रभाव ये है कि हम नेशनली और इंटरनेशनली टूरिज़्म पे फ़र्क पड़ता है। आदमी को लगता है यार उस एरिया में लिंचिंग ज़्यादा हो गई या ज़्यादा होती है, वहाँ नहीं जाना है, या फ़र्क तो बहुत बड़ा पड़ता है, अब आप लोग सब समझदार हैं। इससे एम्प्लॉयमेंट और GDP पे भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जैसे हमने मुजफ्फरनगर में देखा कि ऑफिशियल्स ने ये बात कह दी कि आप अपना नाम अपना धर्म जो है वो स्पष्ट करिए, साफ करिए। तो जो हिंदू अपने भाई थे उन्होंने मुसलमानों को निकाल दिया, जो मुसलमान वाले हैं वो खुद बंद कर दे रहे हैं। तो यार बिज़नेस नहीं हो पाएगा, बिज़नेस नहीं हो पाएगा तो प्रॉफिट और टैक्स और GDP पे फ़र्क पड़ेगा और सब पूरी इकॉनमी पे फ़र्क पड़ेगा। तो इस चीज़ का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में ये 2 याचिकाएं पड़ी थी पहले, काफ़ी टाइम हो गया अब तो इसको, तहसीन पूनेवाला और तुषार गांधी इन्होंने डाली थी, और जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैये के साथ ये बात कही थी कि सेंट्रल और स्टेट दोनों ही अपनी पॉलिसीज़ बनाएं और अपने कानून बनाएं इस चीज़ को निपटने के लिए सख्ती के साथ। और बहुत सारी उसके अंदर बात कही थी उसने, जैसे फास्ट ट्रैक कोड बनाएं, रेडियो, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर से मतलब ये चीज़ सबको बताएं कि ऐसा ना करें, कानून की जानकारी हो, आपसी भाईचारा बढ़ाने की कोशिश करें, और काफ़ी सारी बातें उन्होंने कही थी, विच इज़ गुड। इसके बाद एक मूवमेंट भी चला था जो नॉट इन माई नेम वाला था, वो भी विच इज़ वेरी गुड। ऐसे मूवमेंट भी, मतलब ऐसी फोर्सेस भी हों साथ में पैरेलल जो हैं वो भाईचारे के लिए काम करें।
मणिपुर ने इसमें बहुत अच्छा एक काम किया। मणिपुर एज ए स्टेट के उन्होंने पहले अपना कानून मॉब लिंचिंग के लिए बनाया और उसके बाद और राज्यों ने भी बनाया। अच्छा, पहले क्योंकि क्या था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इसके ऊपर अपना कानून बनाइए सख्ती के साथ निपटने के लिए, और क्योंकि कानून नहीं था, अब बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में इस चीज़ को लिया गया। पहले जो आईपीसी की अगर हम बात करते हैं तो ये 302, 307, 323, 147, 148, 153 ए और 34 में ये लिया जाता था, या तो सब लगा दी जाती थी या जो जैसे बनती थी वैसे लगा दी जाती थी। स्पेसिफिक कोई कानून नहीं था। लेकिन बीएनएस में 103 सबसेक्शन 2 में इस चीज़ को लिया गया है। अब हम देखते हैं कि वो जो है वो परिभाषित कैसे की गई है, जिसमें ये कहा गया कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह मिलकर मूल वंश यानी रेस, जाति या समुदाय यानी कास्ट, लिंग यानी जेंडर, जन्मस्थान प्लेस ऑफ बर्थ, भाषा लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ या अन्य स्वरूप सिमिलर ग्राउंड के आधार पर हत्या कारित करता है, यानी किसी को मार देता है तो उसमें से प्रत्येक सदस्य के ऊपर जो है वो ये माना जाएगा कि इसने ही वो हत्या करी है, और उसमें आजीवन कारावास और मृत्युदंड या फाइन से उसको जो है वो दंडित किया जाएगा, पनिशेबल होगा वो। और ये बड़ी सख्ती का है, जबकि इसमें मॉब लिंचिंग एज सच कोई वर्ड नहीं यूज़ किया गया है, बट क्योंकि कम से कम इसके अंदर सारी बातें तो ले ली गई हैं ऑलमोस्ट, मुझे लगता है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये कहना है कि उनके पास एज सच जो है कोई डेटा नहीं है मॉब लिंचिंग का, तो हम आपको बता पाएँ कि एज सच टिल सो फार अभी तक कितनी जाने गई मॉब लिंचिंग के ऊपर। और जैसा कि हम जानते हैं, एक छोटा सा मैसेज भी आप लोगों को दूंगा, आप लोग भी सुने उसको और बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। मैं चाहूँगा कि जब आप किसी को मारते हैं और कोई मर जाता है तो आप का परिवार और उस मरने वाले का परिवार, दोनों के परिवार सूने हो जाते हैं, क्योंकि आप तो मारने के बाद भी जेल चले जाते हो, भले चाहे आपको थोड़े दिनों के लिए मीडिया कवरेज मिल जाए या हार माला या सम्मान कोई आपको झूठा दे दे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और आप क्योंकि धार्मिक लोग हो पहले से ही और आपको लगता है कि हम धर्म पे अडिग हैं और हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं किसी को मार के, तो आप यकीन जानिए ईश्वर और अल्लाह जो है वो है और वो देख रहा है और वो इस चीज़ का फिर आपसे बाद में बदला लेगा। तो आप ऐसा कोई काम मत करें और इस देश के कानून पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, पुलिस पर, व्यवस्था पर भरोसा बनाएं। अगर आपको कोई लगता है कि हाँ कहीं पे कुछ हुआ है या गौ हत्या हो रही है या गौवध हो रहा है या कोई ट्रक है, तो आप पुलिस को फ़ोन करें। आपको लगता है कि कोई बच्चा चोरी करने वाला है तो आप पुलिस को फ़ोन करें और कानून पे भरोसा रखें और अपने हाथ में कोई कानून ऐसा ना लें। और एक अपील और सब लोगों के लिए कि अगर 10-20 लोग मिलके मार रहे हैं किसी को और इतना मार रहे हैं कि आपको लगता है मर जाएगा, तो आप प्लीज़ वीडियो मत बनाइए, आप वहाँ उसको बचा लीजिए। हो सकता है आपकी उस पहल से बचाने से 2-3 और लोग हों जो कि बचा सकते हैं, लेकिन सिर्फ यूँ नहीं बचा रहे कि पहल कौन करे। तो आप वो बन जाइए कि पहल कर लीजिए और 2-3 लोग मिलके उसको बचा के उसको पुलिस के हवाले कर दिए। अगर वो गुनहगार होगा तो पुलिस और क़ानून उसको सज़ा देगी, और अगर वो नहीं होगा तो कम से कम उसकी जान तो बची जाएगी। तो प्लीज़ ये मेरी अपील है, सब लोगों को बताइएगा कि ऐसा ना करें। ये देश जो है उसकी मोहब्बतों के लिए, आपसी भाईचारे के लिए मशहूर है, तो इसको बदनाम ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दुनिया में बदनाम होते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। और हम आपस में लड़ेंगे तो हम कभी ताकतवर नहीं बन पाएंगे इस दुनिया में, और हमें ताकतवर बनना है तो हमें सबको साथ रहना होगा। आदाब, जय हिंद, जय भारत।